नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। देश में इस समय सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 379 सीटों का चुनाव हो चुका है, तो मतदान हो चुका है। बाकी 3 चरण का चुनाव बाकी है। लेकिन जनतंत्र का नाम होता है पारदर्शिता, जनतंत्र का नाम होता है विश्वास। जनता जिसको वोट दे रही है उसको यह विश्वास हो कि हम जिसको वोट दे रहे हैं हमारा वोट उसी को पड़ेगा, और जनता को यह विश्वास हो कि हमने जिसको वोट दिया हमारा वोट वहीं पर गिना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। निर्वाचन आयोग को मनमानी तरीके से गठन किया गया उसका। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने मनमाफिक का ये चुनाव आयुक्तों का उन्होंने नियुक्ति किया, और उनके खिलाफ जो चीजें पड़ी हुई थी अपना सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, वहां पर भी उस याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर उसको पुनर्विचार याचिका के लिए फिर डाला गया है कि नहीं, आप फिर विचार कीजिए, वीवीपैट गिनने में क्या दिक्कत है। और अब तो जहां ईवीएम मशीन जिस स्ट्रांग रूम में रखा गया है वहां से सीसीटीवी कैमरे गायब हो गए हैं, वहां बिजली गायब हो जा रही है। आखिर ये सब किस बात का इशारा हो रहा है, इससे कहाँ क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आचार संहिता सबके लिए है। आचार संहिता पर भी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है सत्ता पक्ष, और विपक्ष पर में ये डंडे पड़ रहे हैं। नॉमिनेशन पेपर, हम जो शपथ पत्र भरते हैं उस शपथ पत्र की अवहेलना लगातार की जा रही है। अभी जैसे हम एक उदाहरण दिया आपको बनारस का। बनारस में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का शपथ पत्र अधूरा है, उन्होंने सूचनाएं नहीं दी हैं। ये पहली बात तो वो शुरू से ही एक सूचना छिपाते रहे कि उनकी शादी हुई है। जब बनारस में आए 2014 में, तब उन्होंने उसको घोषणा किया कि नहीं हमारी शादी भी हुई है। शादी हुई है तो केवल शादी तक तो उन्होंने किया, उनकी पत्नी भी है, उनकी पत्नी की क्या आय है, उनकी पत्नी की क्या संपत्ति है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और इस बार के भी शपथ पत्र में उन्होंने ऐसा कोई कुछ नहीं किया है। लेकिन अब आज देखिए, आज तो नामांकन पत्रों की जांच हो रही है, क्या हो रहा है, और वहीं पर तमाम लोगों का भरा भराया नामिनेशन पत्र, नामांकन पत्र नहीं लिया गया। कल अंतिम दिन अपना सबको लाठी लेकर के खदेड़ दिया गया, नहीं लिया गया। बहुत चुनिंदा नाम पत्र जिसका बहुत ज्यादा दबाव पड़ा बस केवल उसी को दिया गया। तो इस स्थिति में, और ये ये अपनी सरकार जो है वो खुलेआम, हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं घोषणा पत्र जुमला होता है, तो फिर किस पर विश्वास किया जाए। आपकी बातें भी जुमला है, और आज की तारीख पे जिस तरीके की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे गृहमंत्री जी कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर कैसे भरोसा किया जाए। आप एक जगह तो आप कहते हैं कि चेहरे से हम पहचान लेते हैं, कपड़े से पहचान लेते हैं, और इनको खदेड़ के बाहर कर दिया जाए, और फिर वही कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जब जैसे होगा तो फिर हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, हम ऐसी राजनीति करना पसंद नहीं करेंगे। किस बात पर भरोसा किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। ये पूरी की पूरी राजनीतिक नेतृत्व पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, केवल अपने कुकर्मों से, अपने अविश्वास को छिपाने के लिए पूरी पूरी राजनीतिक नेतृत्व पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आज सवाल यही उठता है कि आखिर किस पर विश्वास किया जाए। आज इस पर हम चर्चा करने के लिए आपके सामने हैं। आइए हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ ये जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मंच के आईडी खजूरिया साहब, आपका स्वागत है खजूरिया जी। हमारे साथ अमरकंटक विश्वविद्यालय से प्रोफेसर राकेश सिंह जुड़े हुए हैं, आप इतिहास के आप प्रोफेसर हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं डॉक्टर संदीप यादव जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। और हमारे साथ जुड़ी है जौनपुर बार के वरिष्ठ अधिवक्ता मंजू शास्त्री जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है मंजू। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ नागपुर से जुड़े हैं, ये महाराष्ट्र से काकोड़कर जी, ज्ञानेश बाकुड़कर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। तो आइए हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम भी जुड़ गए हैं, और वो हमारे अंदाज से कहीं रास्ते में हैं। अगर उनका नेटवर्क मिल जाता है तो हम चाहेंगे कि वो भी अपनी टिप्पणी दे के वो भी हो जाए। डॉक्टर सुनीलम जी, आपकी टिप्पणी, आप शुरुआत करिए। लग रहा है कि आप रास्ते में हैं, अगर आपका नेटवर्क काम कर रहा हो तो आप टिप्पणी देकर के आगे बढ़ें कार्यक्रम। डॉक्टर सुनीलम।
अनम्यूट अनम्यूट करके डॉक्टर सुनीलम अपनी टिप्पणी के साथ आगे बढ़े। डॉक्टर सुनीलम, हमको लग रहा है कि उनका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो तुम चाहेंगे डॉक्टर ये मंजू शास्त्री जी, आप आप चर्चा को आगे बढ़ाइए, इस पर आपकी टिप्पणी। मंजू शास्त्री जी, अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुजन संवाद के साथियों को। पहले भी इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी के झूठ पर। तो आज फिर क्योंकि ये इतना ज्यादा झूठ बोल चुके हैं कि इसकी एक फेरिस्त अगर बनाई जाए तो एक एपिसोड नहीं, कई एपिसोड में भी सारी बातें कवर नहीं होंगी। और इनके झूठ से विपक्ष इतना परेशान है कि उसका खंडन करने में ही विपक्ष की बहुत ऊर्जा जो है खत्म हो रही है। और मोदी जी हैं कि 18-18 घंटे काम करके भी ये झूठ बोलने के नित नए आयाम खोजते रहते हैं। और पहले तो जो झूठ बोला जाता था वो राष्ट्रीय मुद्दों पर झूठ बोलते थे या ऐतिहासिक मुद्दों पर झूठ बोलते थे। लेकिन अब इनका स्तर इतना गिर गया है कि ये भैंस तक भी उतर आए हैं, मंगलसूत्र तक भी उतर आए हैं। पहले झूठ का जिम्मा जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या आईटी सेल जो था बीजेपी का, उसने इसका जिम्मा संभाल रखा था। लेकिन मोदी जी के पास शायद उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे वैसे नहीं बचे हैं, तो इसलिए अब उस झूठ की जिम्मेदारी इन्होंने खुद ले ली है और आईटी सेल को भी इन्होंने बेरोजगार कर दिया है, उसको भी दरकिनार कर दिया है। और अब इनके झूठ में जो है ना वो झपटमारी भी शामिल हो गई है कि किस तरह से हम झूठ बोले और झूठे बातों को जो भी किसी भी पक्ष का जो मुद्दा है उसको किस तरह से ट्विस्ट करें, तो ये काम भी इन्होंने शुरू कर दिया है। झूठ बोलने में वैसे इनके दोस्त ट्रम्प, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, उनके बारे में रिकॉर्ड आया था कि 4 साल में उन्होंने 30,573 झूठ बोले हैं। लेकिन वहां का मीडिया इतना सजग था कि जैसे ही उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, मीडिया ने उसके रिकॉर्ड रखने शुरू कर दिए कि ये कितने झूठ बोलते। लेकिन उनके झूठ का असर जो था वो राजनीतिक असर था। लेकिन और इस चीज को वहां की मीडिया ने उजागर भी किया और परिणाम ये हुआ कि वो सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि मोदी जी जो झूठ बोल रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दों पे, चाहे ऐतिहासिक मुद्दों पे या विपक्ष के मैनिफेस्टो लेकर के, अगर वो झूठ बोलते हैं तो उनका असर इतना अधिक गिर गया है कि वो किसी स्तर तक जा रहे हैं। और लेकिन हमारी मीडिया बजाय उसको कम करने के उसका उल्लेख जो है इस तरह अपने उसमें मीडिया में करती है, अखबारों में करती है कि जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि उनको मिल गई। और मोदी जी के झूठ का परिणाम ये हुआ कि विपक्ष एकदम से धराशायी, चारों खाना चित हो गया। तो ये हमारे देश का भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मीडिया भी उनके साथ जो है कदम ताल कर रही है और उसकी वजह से हमारे जनता में सच्चाई नहीं फैल पा रही है और लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। ताजा मुद्दा पे हम बात करेंगे। वैसे तो मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया, 5-5 लाख तक आयुष्मान योजना का वादा किया, महिला सुरक्षा का वादा किया, लेकिन मणिपुर पर वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। और कांग्रेस सरकार जो है वो दूध, पनीर, शहद, खाना ठिकाना इस पर टैक्स लेती है, लेकिन जो उन्होंने जीएसटी लगाई 5%, उस पर भी उनका कोई कमेंट कभी भी नहीं आया। तो इस तरह से उन सब बातों पर तो कई बार चर्चा हुई है, लोग जानते भी हैं कि ये एकदम सफेद झूठ बोला जा रहा है। लेकिन अब देखिए उनका असर कि अब वो ये क्या कह रहे हैं कि अगर 2 भैंस आपके घर में है तो कांग्रेस 1 भैंस बोल ले जाएगी। अब आप बताइए कि अगर करोड़ों में भैंसों की संख्या है तो अगर कांग्रेस भैंस खोल ले जाएगी तो रखेगी कहाँ?
इतने आवारा पशु घूम रहे हैं, छुट्टा पशु घूम रहे हैं, उस पर बोलने के लिए मोदी के पास एक शब्द नहीं है। किसान उससे परेशान है, तबाह है। लोग नील गाय से लड़ करके कितने लोग घायल हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उस पर इनका कोई फोकस नहीं है। ये भैंस खोल ले जाएगी, मतलब भैंस खोल ले जाएगी, इसका हमको तो तर्क ही नहीं समझ में आता कि अगर कांग्रेस भैंस खोल ले जाएगी तो इसकी आपके चुनाव से और आपके राजनीतिक मुद्दे से और आपके देश के विकास से कौन सा लेना देना है कि अगर वो भैंस खोल करके लेके चली गई। तो इस तरह से इतने घटिया स्तर पर ये बातें करते हैं। अभी इन्होंने गुजरात में भी कहा और महाराष्ट्र में भी कहा कि जीतने के लिए कुल कितनी सीटें चाहिए, 272 सीटें चाहिए। अगर उससे कम सीट मिलेगी तो पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, लेकिन कांग्रेस को 272 सीट से लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो तो अपने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा की है। जबकि कांग्रेस की सफाई इस तरह से आई कि नहीं, उन्होंने 226 सीट पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं और बाकी की का प्रयास अभी जारी है। तो इस तरह से जो है इनका इतना अधिक अब आप देखिए अब क्या है, हमको तो ये लगता है कि जो मोदी जी के को गणित में भी, वैसे तो हमने सुना है कि मोदी जी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पीएचडी कर रखी है, लेकिन हम तो कहते हैं एक कदम और आगे बढ़ के करके कि इन्होंने इंटायर मैथमेटिक्स में भी इन्होंने लगता है डिप्लोमा या डिग्री ले रखी है जियो यूनिवर्सिटी, अपनी जियो यूनिवर्सिटी से। क्योंकि कहाँ क्या बोलना है, कितना बोलना है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जो जो जनता से रिलेटेड है। अगर इन्होंने विकास का काम किया है और ये डंका पीटते हैं विकास पुरुष हैं और जनता बहुत खुशहाल है, तो गिनाइए कि आपके विकास के काम कितने हैं। लेकिन उस पर से ध्यान भटकाने के लिए ये ओछी राजनीति इसको बोलते हैं। अगर झूठ आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि आप ओछी राजनीति कर रहे हैं और आप जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ की बेवकूफ है नहीं। आप दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, आपकी एक संपत्ति ले ली जाएगी। कहाँ है उनके मैनिफेस्टो में या किसी विपक्ष के मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा हुआ है? इनका कहना है कि अगर 2 फ्लैट आपके पास है तो 1 फ्लैट जो है वो सरकार ले लेगी अगर कांग्रेस आ गई। उसी तरह से यहाँ तक इनका असर गिर गया कि ये कह रहे हैं कि 2 नौकरी अगर किसी घर में है, कोई व्यक्ति 2 नौकरी करने वाला घर में है, यहाँ के बारे में तो थोड़ी एक ना व्यक्ति की बताएं। नौकरी छीन ली जाएगी। तो हमारा ये कहना है कि अब इन्होंने एक फोकस और डाला घोटाले पर कि घोटाला पर अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो घोटाला, अरे घोटालेबाज जितने थे प्रफुल्ल पटेल के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया खुले मंच से और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके खिलाफ सारी कार्रवाई बंद कर दी। यहाँ तक लोग कहने लगे हैं कि अभी वॉशिंग मशीन हो गए हैं, अगर कूड़ा करकट विपक्ष का जो है अपना अपराध छिपाने के लिए अगर जी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो सब कुछ वो माफ हो जाता है और वो बिल्कुल पाक साफ एकदम शुद्ध धुला हुआ दूध का हो जाता है। तो इस तरह से इनका ये झूठ है। तो अब एक चीज और आप देखें कि इन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि अब तो ये स्थिति बन गई है कि 1000 सच भी अब झूठ लगने लगा है। जनता एकदम जी भ्रमित होती जा रही है कि वास्तव में क्या है। 1000 सच भी झूठ लगने लगा है कि पता नहीं ये भी झूठ ना हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति सच भी बोल रहा है तो हर आदमी के दिमाग में शंका हो गई है कि पता नहीं नेता है ये जो सच भी बोल रहा है कि नहीं। उसका दुष्परिणाम सारे विपक्षियों को भी भोगना पड़ रहा है और जनता को भी भोगना पड़ रहा है। इन्होंने मोदी जी ने जो है ना सत्य की हवा ही खराब कर दी है और झूठ बोल करके इन्होंने देश के वातावरण को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया है। हम तो कहेंगे इनका नाम और इनके साथी जो ट्रम्प हैं इनका नाम जो है झूठ बोलने वाले नेताओं में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जी दर्ज होना चाहिए। तो एक जी चीज मंजू और जी ये भी कहना चाहेंगे जी, बस एक लाइन कि आप धर्म के पोषक हैं, आप हिंदू मुसलमान करके लोगों की भावनाओं को भड़का करके आप हिंदूवादी बनते हैं और कहते हैं कि हिंदू जो है वो वही संस्कृति सबसे अच्छी है। तो जरा हमें बता दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है कि झूठ बोलना जो है वो बहुत अच्छा काम है, हमारे धर्म को ही ले लीजिए, आप सनातन धर्म को ही ले लीजिए, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलने वाला नरक में जाता है। तो उसके बावजूद आप सनातनी धर्म व्यवस्था के पोषक भी हैं, रक्षक भी हैं और भक्षक भी बने हुए हैं आप झूठ बोल करके।
तो ये झूठ जो वातावरण पैदा किया गया है हमारी सरकार की तरफ से, ये देर सवेर हमारे समाज में अस्थिरता का माहौल, हमारे परिवार में अस्थिरता का माहौल पैदा करेगा और लोग जो है वो हर चीज को शंका की निगाह से देखेंगे और किसी भी सही निष्कर्ष पर पहुंचने में ये झूठ बोलना बहुत बड़ी बाधा बनेगी। जी बंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपका फिर आते हैं। ये डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका नेट काम कर रहा हो तो आपने अपनी टिप्पणी के साथ बात आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सुनील अनम्यूट करें। जी तिवारी जी बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर जहांगीरपुरी में दिल्ली में हूँ। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एक रैली है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उदित राज जी, उनका एक यहाँ पर रोड शो चल रहा है। कल जब मैं उसमें था, वो रोड शो कन्हैया का था, मैंने देखा 5 किलोमीटर तक दोनों तरफ हजारों युवा जो है वो खड़े हुए थे, बहुत उत्साह का वातावरण था। आज का जो असल में विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो पूरे के पूरे एक तरीके से नेता हैं, उनकी जो है वो विश्वसनीयता जो है वो बहुत ही संकट में है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री जिस तरीके का भाषण कर रहे हैं, जो बातें वो लगातार बोल रहे हैं, उसको कोई मानने वाला, कोई उसको स्वीकार करने वाला नहीं है। मतलब मेरा ये है कि जो बातें वो कह रहे हैं कि संपत्ति ले ली जाएगी, संपत्ति का जो है वो बंटवारा कर दिया जाएगा, एक्सरे करेंगे, 2 भैंसों में से 1 भैंस ले जाएंगे, ज्यादा बच्चे वालों को बांट देंगे, तो ये पूरी की पूरी अविश्वसनीय पूरी तरीके से बातें हैं। और इन अविश्वसनीय बातों में तमाम सारी काल्पनिक बातें भी हैं, क्योंकि वो जो 400 पार वाली बात थी वो तो अब उन्होंने कहना बंद कर दिया है। और अब तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, अगर गठबंधन की सरकार आ गई, और अब तो वो ये भी कहने लगे हैं कि अगर इनकी सरकार आ गई तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे। मतलब ये है कि वो भाषा पूरी तरीके से बदल गई है। और मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक जो 4 चरण हुआ है उसका जो एक असर पड़ा है, तो अब बचे हुए 3 चरणों के अंदर भी मुझे लगता है कि वो टेम्पो और भी ज्यादा जो है तेजी से इंडिया गठबंधन के पक्ष के अंदर जाता हुआ दिखलाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष तौर पर, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के बारे में माना जाता था कि लॉस्ट केस है, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल बाहर आए और उन्होंने कहा कि योगी जो हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इसलिए खुद ही योगी जो है कुछ लोगों को हराने में लगे हैं, फिर ये मामला आ गया कि आरएसएस कंट्रडिक्शन नहीं आया है। अभी तक मोदी जी ने ये नहीं कहा कि योगी जी 5 साल अभी तो जो है जितना कार्यकाल बाकी है उसमें सीएम बने रहेंगे। वो ये कहने को तैयार नहीं है। ना तो खंडन ये आया है आरएसएस की तरफ से कि हमारे को कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। मतलब मेरा ये है कि आरोप लगातार लगते चले जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों के बावजूद भी कोई भी क्लैरिफिकेशन ना तो आरएसएस दे रहा है, ना योगी जी को लेकर के मोदी जी का कोई क्लैरिफिकेशन आ रहा है। तो ये जो चुनाव है ये पूरा उलझता हुआ चला जा रहा है। और इस सब के बीच में ईवीएम वाला जो मसला है वो बहुत गंभीर हो गया है, क्योंकि ईवीएम को लेकर के अब जो एक पुनर्विचार याचिका जो दायर हुई है, मुझे लगता है कि उसके अंदर वीवीपैट की अगर पर्चियों की गिनती की बात अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, क्योंकि अब ईवीएम को लेकर भी जिन लोगों ने आरटीआई लगाई थी, वो लोग जो बात पहले से चल रही थी मिसिंग ईवीएम वाली, वो बात अब आ गई है कि इन्होंने जितने मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर दिया, जितनी ईवीएम इन्होंने बुलाई, जितनी ईवीएम इन्होंने पूरे देश के अंदर जो बूथ्स के ऊपर सप्लाई करने का काम किया, उसके अंदर बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज दिखलाई पड़ रही हैं। उसके अंदर बहुत सारा घोटाला घपला दिखलाई पड़ रहा है पूरी तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये इसका पूरा विषय है बहुजन संवाद के अंदर, कि भाई इनके ऊपर अब विश्वास कौन करेगा। और अगर विश्वास करने योग्य ये पहले भी नहीं थे, जब चुनाव शुरू हुआ था तब भी लोग 2 करोड़ वाले सवाल उठा रहे थे, तब भी लोग 15 लाख का सवाल उठा रहे थे, तब भी लोग आय को दुगना का सवाल करने का उठा रहे थे, एमएसपी की गारंटी का सवाल उठा रहे थे।
हर तरीके के लोग सब तरफ से सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। विश्वसनीयता लगातार घटती चली जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में भी घटती चली जा रही है। अब लोगों के मन में यह है कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसा कदम उठाएं जो पूरे देश में लोकतंत्र का खात्मा कर दे। पूरे देश के अंदर जो है चुनाव के पहले ही कुछ इस तरीके के कदम उठाएं। लोगों के बीच में बहुत ज्यादा आशंका पैदा हो गई है। मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा। प्रवीर जी की जो न्यूज क्लिक के एडिटर थे, आपको मालूम है कि आज उनको रिहा कर दिया गया, कोई ग्राउंड ही नहीं मिला है। अब ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि किसानों को भी उस न्यूज क्लिक के उसके साथ में जोड़ दिया था और ये कहा था कि ये जो है कुल मिलाकर के न्यूज क्लिक के जो पैसा आया वो किसानों के आंदोलन में खर्च हुआ, और जो है कुल मिलाकर के देश को अस्थिर करने का जो पूरा का पूरा प्रयास था। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से जो है न्यूज क्लिक के एडिटर को तो पाए गए हैं, तो किसानों के ऊपर जो आरोप लगे थे एफआईआर के अंदर वो भी अपने आप नल एंड वॉइड हो जाते हैं। हम लोग भी इसका अभी जो है आदेश है उसका अध्ययन करने का काम कर रहे हैं इसके ऊपर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। हम चलते दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संदीप यादव जी हमारे साथ हैं। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो अपना विद्यार्थी है और विद्वान है, ये जो है इसको शपथ पत्र भी ये पूरा नहीं भर पा रहा है, उसके बाद भी इनको चुनाव लड़ा जा रहा है। और आज की तारीख में भी ये कह रहे हैं कि ये 400 से ज्यादा तुम्हारी अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं केवल इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है कि जो है पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर जो है बीजेपी के उम्मीदवारों को, मंत्रियों को नहीं घुसने दिया जा रहा है, और इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ईसीआई को लिखा था, ईसीआई ने जो है डीजीपी को आदेश दिया, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उससे बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल तक 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि मोदी जी ने जो कहा है ठीक उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का आचरण चल रहा है। जी तिवारी जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संदीप, आप टिप्पणी दें। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी 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 बोलो। जी, आपका सवाल पूरा नहीं हो पाया था, आपने पूरा नहीं किया। हमारा सवाल यही था कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस के आपके ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से उनकी डिग्री हुई है और वो अध्येता है, विद्वान है, उनको अपना शपथ पत्र भी भरने नहीं आ रहा है। और अब तक उन्होंने जो कहा है, जैसे भी कहा है, अगर हम प्रधानमंत्री की बात पर भी हम कैसे विश्वास करें? कौन करेगा इन बातों पर अपना विश्वास? जबकि ये जनतंत्र में पारदर्शिता और विश्वास ही तो इसका सब कुछ आधार है। संदीप, बिल्कुल। कोई भी वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति डिग्री का मोहताज नहीं होता है। शेक्सपियर कहा जाता है 4वीं तक पढ़ा था। गुरु नानक देव की डिग्री किसी को कोई मालूम नहीं है। तथागत बुद्ध की डिग्री किसी को कोई मालूम नहीं है। और डिग्रियों का कोई मोहताज नहीं होता। जिसको वास्तव में जो ज्ञान के पीछे होता है, डिग्री उसके लिए बेमानी हो जाती है। रही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री की, तो उनको इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो डिग्री है वो उसके बारे में वो जानते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो आरटीआई थी उसका न तो आज तक जवाब देने दिया गया दिल्ली विश्वविद्यालय को, और वो चल रहा है मामला। लेकिन कुल मिला के जो विश्वसनीयता का मेन सवाल है, मूल सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप देखिए इस चुनाव में तीन चार मुद्दे उन्होंने उठाए। एक तो जो कांग्रेस ने एक बड़ा सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया वेल्थ टैक्स का और इनहेरिटेंस टैक्स का और तमाम तरह की चीजों पर बात कर रही है, प्रोग्रेसिव बात कर रही है कांग्रेस। वो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब चूंकि चुनाव परसेप्शन जो होता है, चुनाव में परसेप्शन का युद्ध जो है ये हार चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब मंगलसूत्र, मटन और मुसलमान और ये सब भी अब मुद्दे जो हैं वो धरातल पर, जमीन पर एक तरह से जनता के बीच में आ नहीं पा रहे हैं। अब रही बात, तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, वो अपने परफॉर्मेंस पे तो बात कर नहीं सकते हैं। मुझे तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो गुरु नानक देव का जो सिद्धांत था, पता नहीं किस इतना इनमें कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि ये 700 से ज्यादा 732 किसानों की मृत्यु के बाद, किसान आंदोलन के बाद, दुनिया का वो सबसे बड़ा आंदोलन था। ये सब कुछ होने के बावजूद
ये वादा करते हैं, फिर उसके बाद मुकर जाते हैं। फिर ये कल मैंने 2-3 दिन पहले जब ये पटना में थे तो गुरुद्वारे में इन्होंने अपनी फोटो, पता नहीं उन्होंने कितना समय बिताया, खाना बनाते हुए इनकी फोटो आई है, खाना सर्व करते हुए फोटो आई है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के सिद्धांत को ये दावा करे कि मैं सब्सक्राइब करता हूं, वो कभी कभी भी इतना मतलब पाखंड कर ही नहीं सकता है। तो मुझे आप देखिए जो इंटरव्यू उनके 2 आ रहे हैं, अंजना ओम कश्यप का और वो जो लड़की है चित्रा त्रिपाठी, उसके साथ वो कह रहे हैं साफ साफ, लोग आज पूरी सोशल मीडिया पर, आनंद जी, पूरी सोशल मीडिया पे उनको दोनों वीडियो लगा के और लोग पोस्ट कर रहे हैं। पहली वीडियो में ये है कि वो कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठ ये, और एक कौम को वो इंगित कर रहे हैं। और उसके बाद वो कल के इंटरव्यू में बनारस में बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने नहीं कहा था, जिस दिन मैं ये कह दूंगा या जिस दिन ये सिद्ध हो जाएगा मैं सार्वजनिक जीवन से, अगर वो अपने बात के प्रति सच्चे होते, शब्द के प्रति सच्चे होते, तो वो 2002 के बाद ही सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले चुके होते। क्रिस्टोफ जेफरलो साइंस पो यूनिवर्सिटी फ्रांस में पढ़ाते हैं और उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म पे बड़ी शानदार किताब लिखी है। और भारत मैंने बहुत अच्छे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं क्रिस्टोफ ने एक लेख लिखा और वो लेख बड़ा पॉपुलर है, अंग्रेजी में लिखा उन्होंने कि कैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक उदय होता है 94 के बाद, जब बीजेपी गुजरात में रिवाइव करती है या पावर में आती है। उससे पहले इनके ऊपर कई सारे आरोप लगे थे, इनको भगा दिया गया था गुजरात से। ये दिल्ली आते हैं, इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को एक तरह से अपने घेरे में लिया और लाल कृष्ण आडवाणी को दिखाया कि गांधीनगर एक ऐसी सेफ सीट है जहां आप चलेंगे, चुनाव लड़ेंगे तो आप वहां से जीत जाएंगे। दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लाल कृष्ण आडवाणी को ये ले गए और अपनी राजनीतिक विरोधी केशु भाई ठाकरे को इन्होंने साधा। तो इनकी पूरी पॉलिटिक्स, और इन्होंने उसके बाद छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए हिंदू मुसलमान के, पूरे अहमदाबाद में, गुजरात में। फिर उसके बाद वो केस आता है 2002 का गोधरा का, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। आप उसके बाद हरेन पंड्या के बारे में जानते हैं, आप संजय जोशी के बारे में जानते हैं, उसके बाद आप कौसर बी और तमाम तरह के केसेस को आप जान ही रहे हैं, लोया की हत्या को जानते हैं। तो आप इस तरह के आदमी से, कोई भोला भाला आदमी, हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है। एक तो मीडिया ने इनको 10 साल तो इन्होंने अपनी सरकार मीडिया के भरोसे चला ली, लेकिन अब छोटे छोटे लोग भी, चूंकि उनके जीवन में महंगाई, बेरोजगारी और दुर्दशा ने इतना जीना उनका दुश्वार कर दिया है कि अब वो, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई मीडिया हो, अब इनके ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं और इनके सामने खड़े हैं, कुछ भी बोल रही है, वो पिकअप कर ही नहीं रहा है। और ये परसेप्शन का भी बैटल राहुल गांधी के आगे हार चुके हैं और ये अपने आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। और हो सकता है कि अंतिम चरण तक आते आते पूरी तरह से इस तरह की कई सारी अनाप शनाप बातें आपको मिले और उस पर आप चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी आपने जिक्र किया कि दुनिया का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ 13 महीने का लगातार, वो आंदोलन आज तक चल रहा है और आज भी उसके द्वितीय चरण में भी उसके ऊपर ड्रोन से वर्षा किया गया, लगा जैसे युद्ध क्षेत्र बना दिया गया है। और उस आंदोलन को खत्म करने के लिए इन्होंने खुद वहां जाकर के समझौता हुआ, सारी बातें हुई और आज तक उस समझौते की कोई, तो आखिर किस पर भरोसा करे हमारी जनता। हम हमारे साथ पाकिस्तान संघर्ष समिति के साथी हैं गुरप्रीत सिंह संघा जी, आपकी टिप्पणी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। सत श्री अकाल, राम राम। विश्वास की जहां तक बात आती है इन पे, तो हम तो वो लोग हैं किसान आंदोलन 1 और 2 वाले, जिन्होंने इनका विश्वास कर और फिर इन पे विश्वास ना कर दोनों चीजों में हमने खामियाजा भुगत लिया है। जब इन्होंने कहा था, हार मानी थी कि हम तो तीनों कृषि कानून वापस लेना चाहते हैं, आप यहाँ से उठ जाइए, तो हमने कहा था नहीं, जब तक आप लोकसभा में नहीं पारित करेंगे, राज्यसभा में पारित नहीं करेंगे और उसके बाद गजट में नहीं छप जाएगा प्रेसिडेंट साहब की ओके के बाद, तब तक हम नहीं उठेंगे। तो हमें इस पे विश्वास नहीं था मोदी के ऊपर और हमारी वो बात सही साबित हुई। तो एक तो जहां हम इस पे अविश्वास करके बैठे रहे, तो गजट पास हुआ, जब गजट में आ गया छपकर तो हमने लिया, और उसके बाद जो हमने विश्वास कर लिया इनकी चिट्ठी पर कि ये बाकी 10 कानून की जो बातें थी, चाहे वो बिजली कानून था और बेचारे एमएसपी के लिए कमेटी बननी थी, हमने जो विश्वास किया, उस विश्वास का ये असर हुआ कि चुनाव आने तक जब स्थिति नहीं सुधरी तो हमको दोबारा बॉर्डर पर जाके बैठना पड़ा।
और अब हम आज हमारा 22 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे इस आंदोलन को चलते भी, जहां ये कहते हैं कि किसान मेरे भाई हैं, पंजाब हरियाणा के मेरे भाई हैं, हमारे हैं, तो वहां पर इस बार पहली बार हुआ है कि आंदोलन के अंदर हमारे छोटे भाई शुभकरण के ऊपर गोली मारी गई है, एक्सपायर्ड अश्रु गैस के गोले चलाए जाते हैं, वहां पर जो श्रैपनल क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं वो छोड़े जाते हैं, और एक एक इमरजेंसी की सिचुएशन ले आई जाती है जहां पर कि देखा जाता है कि आपकी हर तरीके के हक को मार दिया जाता है। तो विश्वास और अविश्वास इसके ऊपर हमने दोनों करके देख लिया है, लेकिन समस्या एक है कि देश का एक बहुत बड़ा एक वर्ग, जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा कि वो भोला है, जनता भोला भी क्या, वो भावनाओं में बह जाता है, फेस वैल्यू पे ले लेता है। उन्होंने 2-3 दिन से कहना शुरू कर दिया मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनके आज से ही वीडियोस आने लग गए हैं, वो खुल के हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सबने उनके इस इंटरव्यू की बात को तो हाईलाइट कर दिया कि हिंदू मुसलमान वाली बात है, एक बात को अभी तक हाईलाइट नहीं किया है, उसके बिल्कुल फैग एंड ऑफ द वीडियो, इफ यू कैन लिसन प्रॉपर्ली, उसमें आता है अब तो मुझे लगने लगा है कि मेरा जन्म मेरी माँ की कोख से हुआ ही नहीं है, शायद मैं धरती पर भेजा गया हूँ। इससे वाहियात 2 कौड़ी का घटिया इंसान ही होगा जो ये बात कर देगा। मुझे तो गाली देने में भी कभी पब्लिक मीडिया पे लोग कहते हैं थोड़ी मर्यादा बना के रखिए, तो मर्यादा इनकी मर्यादा हमारे जूत पे आज के बाद, जब हमारे बच्चों को गोली मार रहे हैं तो हम तो कोई झूठी मर्यादा नहीं रखेंगे। जो आदमी अपने मुंह से ये कह दे मैं तो अवतरित हुआ हूं, मैं अवतार हूं इस धरती पे, और आप देखिए उसको सारे कह रहे हैं, ये देखिए कितना भोला आदमी है, कितना सिंपल आदमी है। तो ये मीडिया का दोष है, इसके ऊपर विश्वास अविश्वास की बात इस शख्स के ऊपर, इस सरकार के ऊपर बिल्कुल ना की जाए। और जो एमएसपी के ऊपर कमेटी बनी थी उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो अभी तक नहीं बनाए गए हैं। कमेटी तो बाद में बनेगी, उसके ऊपर बाकी अध्यक्ष उसका कौन बनेगा, मेंबर कौन होंगे, बट वो टर्म्स अभी तक नहीं सेट किए गए हैं। हर चीज के अंदर इनके यहाँ दोगलापन है, और वो चाहे हम किसानों की बात कर रहे थे, छोटे व्यापारी को आप देखिए, उनको जिस तरह जीएसटी के तहत हरास किया जा रहा है। आप 2 महीने बाद एक खबर लगाते हैं जीएसटी फिगर्स बढ़ गए, जीएसटी फिगर्स इसलिए बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है, आप ज्यादा टैक्स वसूल रहे हैं उसके ऊपर। तो ये फिगर जिस चीज का ये महिमा मंडन करते हैं, आप उसकी अगर परत उधेड़ेंगे तो आप जानेंगे कि अपनी किसी कमी को ये इनडायरेक्टली रूप से आपके आगे प्रस्तुत कर देते हैं और हाईलाइट कर देता है उसको मीडिया। अब तो गोदी मीडिया नाम की भी कोई चीज नहीं रह गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहिए, वो सारे का सारा ही गोदी मीडिया है। जब ये आंदोलन हमारा चालू हुआ, 3 केंद्रीय मंत्रियों से हमारी बात चल रही है, 13 फरवरी को शुरू होना था, 12 फरवरी की शाम को हम तीनों केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, और हमारे मेन स्ट्रीम हैंडल, भाई रमनदीप मान का ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल ब्लॉक कर दिया जाता है। अगले दिन उसी दिन शाम को मनदीप पूनिया का पत्रकार साथी हैं जांबाज, उनका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। सारा ट्रैफिक मेरे अकाउंट पर आता है तो सुबह मेरा अकाउंट बैन कर दिया जाता है। और जब पीयूष गोयल को, इन लोगों को अगले दिन ये मीटिंग में बात बताई जाती है तो दे स्मर्किंग मतलब एक कुटिल सी हंसी हंसकर वो उस कागज को साइड पे रख देते हैं। तो ये सारे लोग एक विश्वास, तो एक अपन साधारण आदमी हो, जब एक दूसरे से हम बात करते हैं तब आता है, जब ये एक कॉर्पोरेट मैकेनिज्म, कंट्रोल्ड मैकेनिज्म की तरह बात कर रहे हैं तो यहाँ विश्वास अविश्वास की बात ही नहीं है। इन लोगों के साथ तो आपको एक व्यापारिक, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बात करनी पड़ेगी आज के बाद, कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते हैं तो हम अपना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा पूरा नहीं करेंगे, जिसमें आज हमारे हाथ में और कुछ करना नहीं है तो वोट की बात कर सकते हैं। भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक चेकलिस्ट थी 10 चीजों की, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं किए हैं हमारे साथ, विश्वास और विश्वास छोड़िए, हम आज के बाद आपको वोट नहीं देंगे, ये उम्मीद की जाती है। पर जो मैं आज हालात देख रहा हूं, जिस तरह का एक अपने लोगों का भी, आप और हम जो लोग भी हैं, अपने लोगों का भी सैडली एक इको चैम्बर बन गया है। यहाँ 6 के 6 लोग हम एक ही विचारधारा के हैं, बात कर रहे हैं। मुझे कई बार बहुत डर लग रहा है, लोग कहते हैं इस बात से लोग हतोत्साहित होंगे, तो आप बात ये मत कीजिए कि जो बातें हो रही हैं इनको 200 पे ले आएंगे, 180 पे ले आएंगे। एक हम अपने इको चैम्बर में बात कर रहे हैं, कई जगह जमीन पे ये बात दिखाई नहीं दे रही है। एक कटु सत्य ये भी है, एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी अंधभक्ति में लीन है, उनको सिर्फ मुल्ले टाइट करने हैं, उनको और किसी चीज से फिक्र नहीं होता है कि उनके बच्चों का पोषण टाइट हो रहा है, कि उनके बच्चों की पढ़ाई टाइट हो रही है। राजस्थान में आते ही जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल स्थापित किए गए थे गरीब बच्चों के लिए, उनको ये कहती कि इसके लिए टीचर नहीं मिल रहे हैं, हम इनको हिंदी मीडियम फिर से कर रहे हैं। और जो कहने वाले हैं, करने वाले हैं, उन सबके बच्चे कॉन्वेंट में और अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो आज उनसे कोई ये बात सवाल कर ले, पर सवाल कहाँ करे, किस मीडियम पे करे? पहले आपके हमारे बिहाफ पे
बोफोर्स कांड हुआ था, हम उस टाइम स्कूल में थे, बड़े हो गए थे, 11वीं 12वीं की बात है, हम समझते थे। तो जब 10 सवाल जेठमलानी जी इंडियन एक्सप्रेस के थ्रू पहुंचते थे तो कांग्रेस सरकार के पिंडियां कांपती थी उनकी कि कल पता नहीं कौन से 10 सवाल आ जाएंगे, हमें जवाब देना पड़ेगा। और आज सवाल, कल रूबिका लियाकत ने कल सवाल पूछा कि जी मैं बहुत ट्रोल हुई थी 5 साल पहले आपसे पूछने के लिए, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगी, आप थकते क्यों नहीं हैं। तो इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ द रिपोर्टर्स कि आज वो ये बात हमारे मुंह पर स्नब कर रहे हैं कि मैंने तब भी ये पूछा था, मैं तो अब भी पूछूंगी, गो फ्लाई अ काइट, आप लोग कुछ भी कीजिए, आप हम जवाब दे नहीं है। तो ये देश का सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो इस पे सरकार पे विश्वास करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, इनके वादों पे मतलब कोई विश्वास नहीं रह गया है आज के बाद। कम से कम किसान, इन्होंने हमारे ऊपर 144 लगा दी, किसानों ने गांव गांव इनके ऊपर 288 लगा दी। लोग पूछते हैं ये तो आईपीसी में कोई धारा ही नहीं है, हमने कहा ये किसान के लठ की धारा है, ये किसान आपको गांव गांव में नहीं घुसने देगा। और आज वही हालत है। आप 22 तारीख को देखिए, हम चारों बड़े मोर्चों पे, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बताया, लोगों को पता ही नहीं है, शंभू पे, खनौरी पे, डबवाली में और रतनपुरा राजस्थान में आज 22 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे, मोर्चे चल रहे हैं इनके खिलाफ और गांव गांव में इनको घुसने नहीं दिया जा रहा, लेकिन पब्लिक को बताया नहीं जा रहा है। अपने लोगों को अनफॉर्चुनेटली नहीं पता है कि ये मोर्चे, हम 22 तारीख को बड़े जलसे कर रहे हैं, ये बात बताई जाएगी, क्योंकि उसके बाद 25 को और 1 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलेक्शन है, उत्तर भारत के कई इलेक्शन है, हम अपनी तरफ से बात बताएंगे। अब हम अपना काम इतना ही कर सकते हैं, आप लोग ये हमें गोली मार सकते हैं, हम सरकार को गोली नहीं मार सकते हैं। वायलेंस ऑलवेज सूट्स द स्टेट, जब अगर हिंसा होगी तो सरकार का ही फायदा होगा, तो हम हिंसा नहीं करेंगे, अपनी बात बताएंगे और उम्मीद है इस बार लोग सुनेंगे। हिट ये लोग हो रहे हैं, इनकी सीटें कम हो रही हैं, अब कितनी हम आप कर पाते हैं, कितने सयाने लोग हैं जो इनके झूठ को पहचान चुके हैं, इनके चेहरे के पीछे जो चेहरा है उसको पहचान चुके हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन हमें उम्मीद है बहुत बड़ा इनको डेंट देंगे और उस डेंट के बाद हरियाणा का इलेक्शन है, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, देश की, तभी ये 1 नेशन 1 इलेक्शन लाना चाहते हैं, क्योंकि आज की अगर इस चोट के बाद ये हरियाणा में, महाराष्ट्र में उबर नहीं पाएंगे, वहां की इनकी स्टेट गवर्नमेंट जाएंगी और उसके बाद राजस्थान में इनको अपना चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ेगा। तो ये उम्मीदें हैं, इनके असत्य और इनके झूठ के चलते भी हम ये उम्मीद रखते हैं और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं सभी साथियों से उम्मीद करता हूं ये बात हम और अगले लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद जी संघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में हमारे गृहमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है और मोदी जी भी कह रहे हैं कि नहीं, हमारी उपलब्धि है कि कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है और 370 जहां इन्होंने हटाया वहां उनको 3 उम्मीदवार भी नहीं मिल पाए, एक भी उम्मीदवार उनका वहां नहीं लड़ रहा है, लेकिन कह रहे हैं। और अभी जिसका जिक्र किया संघा जी, हमारे बनारस में ही परसों यहाँ रोड शो किए और उसमें कोई भी बनारस का कोई भी आदमी का कोई परिचित चेहरा उनके साथ सड़क पर नहीं था और तमाम फूलों की वर्षा हो रही थी। उसके 1 हफ्ते पहले से तमाम फूल मंगाए जा रहे थे बाहर से। और कल उन्होंने रुदन किया, इससे पहले अपना 14 में आए थे तो उन्होंने अपना गंगा माँ को कहा, गंगा ने मुझे बुला लिया है, मैं आ गया हूँ। लेकिन कल तो हद हो गया, उन्होंने रोते रोते उन्होंने कहा कि हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया हो। माने वो कंफ्यूज है कि उनकी माँ ने उन्हें जन्म दिया कि नहीं किया। तो अगर उनकी माँ ने जन्म नहीं किया तो अपना जाहिर सी बात है कि माँ गंगा तो उनको उस बात बुलाएगी। हो सकता है कि गंगा माता ने ही उनको जन्म दे दिया हो विश्व की तरीके से। तो ऐसी हालत में हम किस बात पर विश्वास करें? आरडी खजूरिया जी। धन्यवाद सबका। और जितने साथियों को सुना और जो हमने अभी तक महसूस किया है कि जो 47 से लेकर जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला, उसमें ये 10 साल सबसे ज्यादा एक ऐसे गुजरे हैं जो इंसान रहना बड़ा मुश्किल हो गया। कोई आदमी अगर इस बात को कह सकता है कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सबसे पहले है इंसान, आज ये ताकत किसी के कदमों में दिखाई नहीं दे रही और किसी के चेहरे में दिखाई नहीं दे रही है। इतना ज्यादा डैमेज डेमोक्रेटिक पॉलिटी को, सोसाइटी को किया गया है। और जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा कि मेरा जन्म शायद हुआ या नहीं हुआ, अब वो अवतार बन चुके हैं और लोगों ने अवतार बना दिया है। कुछ लोगों ने, कोई विष्णु का अवतार कह रहा है, कोई राम का अवतार कह रहा है और वो बगैर जन्म के ही धरती पर आ गए हैं।
जैसे कमल के फूल से ब्रह्मा ने जैसे भी सृष्टि जब रचाई थी, वो इस किस्म का ढोंग रच रहे हैं और लोग ये मानकर चल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनका बर्ताव या उनके कुछ लोग इस पर वैसे हो रही है कि सचमुच देखो उन्होंने रामलला को उंगली लगाकर लाया है, उंगली लगाकर। कहा मोदी और कहा राम, और उसका फोटो वाकई ऐसा बना। हमारे इधर जम्मू कश्मीर में भी मैंने देखा, पंजाब में भी देखा और जगहों पर भी देखे कि वो खुद खड़े हैं और उंगली लगाए राम को और लेकर चल रहे हैं। जहां राम को लाने वाला खुद बन गया है, तो उससे खतरा कितना पैदा हुआ है डेमोक्रेटिक सोसाइटी को। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाला सिस्टम जो हमने सोचा था कि सामंतीवाद से, जो राजाशाही से, अंग्रेजों से हटकर बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को ये जवाबदेह होगा। लेकिन हम जहां देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला जाता है, एक ऑर्डिनेंस निकाल कर या एक ऑर्डर निकाल कर। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऐसे चयन करना चाहिए, इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा कि संजीव कोई बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है जो ईडी को चला सकता है, इन्होंने नहीं माना। बेशक उन्होंने उसकी सारी 3 साल की नौकरी अमान्य कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उनको लगातार पड़ रही है, लेकिन माना नहीं जा रहा है। इतना झूठ या इतना दोगलापन या इतना पखंड कि अपने 2 दोस्तों को भी उसने स्पेयर नहीं किया। अब अडानी अंबानी को, उनको भी कहा कि काला धन के मालिक है और कुबेर है और ये टैंपो भर भर के दे रहे हैं। जो आदमी इतना झूठ बोल सकता है, जो हर रोज झूठ बोलता है और कहता भी अपनी स्पीचों में कई बार झूठ बोलो, जोर से बोलो, सदा बोलो, हर जगह बोलो, सबके लिए बोलो। ये झूठ जो उसने फैलाया है, ये सोसाइटी को बहुत नुकसानदेह है। और इसको बेशक कुछ लोग उसके साथ उस अनुवाद में फंसे हुए हैं, जो हमारा देश की डिवीजन करके वो उन्होंने बिल्कुल एक तार खींच दी है। हम माने या ना माने, हम जम्मू कश्मीर में फेस करते हैं। कोई जहां पर मजाकी मजाकी का कहीं फर्क कम है, वहां पर फेस किया जाता है। पंजाब में फेस किया जाता है कि ये किस नजर से देखा जाता है एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी में। और ये सारी जो लहर है जो इस मोदी के आने के बाद ज्यादा बढ़ी और इतनी बढ़ गई है कि अब इसका इंतहा हो चुका है। अब इसका रहना बहुत ही नाजायज होगा इस धरती पर, इस जमीन पर, हिंदुस्तान की जमीन पर, जिसे ऋषियों की जमीन कहा जाता है, सत्यवतियों की जमीन कहा जाता है। सच बोलने वाले जहाँ पैदा हुए हैं, धर्मों को आगे ले जाने वाले कबीर या रविदास या गुरु नानक जी या बुद्ध जैसे लोग पैदा हुए हैं। इतना झूठ हो गया कि अब सहन नहीं किया जा रहा है। और अब खतरा जो है इस झूठ से, जो लग रहा है खतरा जो इसके दोगलेपन और पखंड से लग रहा है कि 4 जून को रिजल्ट निकलने के बाद भी क्या ये ट्रंप की तरह गोली तो नहीं चला देगा दफ्तर में। अपना तो चलवा दी थी कि मैं नहीं छोड़ना चाहता कुर्सी। और हो सकता है कि द्रौपदी मुर्मू जी को, राष्ट्रपति को प्रबल मान करके एज ए लार्जेस्ट पार्टी कहीं खींच कर ना ले जाए सरकार को और कहे कि अब मेरी सरकार आ गई, मैं तोड़कर बना लूंगा 20-25 MP, ऐसे भी 30-40 MP अगर कम बढ़े। ये खतरा इससे सच है। मैं तो जो समझता हूँ कि ये सच कर सकता है ऐसा कि ये हिंदुस्तान को इस संकट में डाल सकता है कि कल को अगर इसको पूरी मजाकी नहीं मिलती है, कम मजाकी मिलते हुए भी ये राष्ट्रपति को धमका कर अपना कोई ऑर्डर ले सकता है। और ऐसा नहीं हो सकता कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जो इमरजेंसी टाइप प्रेसिडेंट रूल ना बना दे कि इलेक्शन करवाएंगे जब हालात होंगे। अब हालात बिगड़ गए हैं बड़े, उसके बाद लाजमी है कि संघर्ष होगा, तो चाहे वो डेमोक्रेटिक होगा। लोग रिजेंटमेंट दिखाएंगे, उस रिजेंटमेंट को कुचलने के लिए दूसरा जो ताकतवर कदम होता है, जो दबाने वाला कदम होता है, वो उठाए। इसलिए इस मोदी का ये जो फिनोमेना है, ये तो गुजरात में ही समझ लग चुका था, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने धोखा खाया। तो 2014 में तो गुजरात के सबक को नए लोगों ने बहुत सुनाया, जो थोड़े कुछ प्रोग्रेसिव लोग थे, रेशलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, उन्होंने सुनाया कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं माना गया। और इसने बड़ी चालाकी से बड़े बड़े अपने अमीर जादों कारपोरेट से कह दिया कि अगर इलेक्शन मोदी लड़ेगा तो पैसा लगाया जाएगा। और इसने तो अपनी ऑब्जेक्टिव से पास करवा लिया और पैसा लगवाया, और एक दफा लगवाकर अब दूसरी दफा लगवाया, अब तीसरी दफा शायद 2 दोस्त अब कहीं मुकर रहे हैं थोड़ा बहुत, और उनको नंगा कर दिया।
कि काला धन है उनके पास। जब काला धन तो स्विट्जरलैंड में डूबने चला गया था, तो घर वाला काला धन तो मिला ही नहीं आपको, और घर वाला काला धन आपको इलेक्शन में दिखाई दिया। तो इसलिए इसका डबल स्टैंडर्ड जो है, इसका डबल स्टैंडर्ड हर बात में, कोई बात सच लगती ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो इसने कहा था कि अब कोई बात नहीं कि आपने रियासत का वो दफा तोड़ दी, कोई बात नहीं, ये देश बना दिया, एक बना दिया, आपको बड़ी जल्दी स्टेट मिल जाएगी, आपको इलेक्शन होगी, आपकी पावर दोबारा। आज भी जम्मू कश्मीर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चल रहा। एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उस एक्ट के तहत दोनों जगहों पर चलाया जा रहा है, लेह लद्दाख को भी और जम्मू कश्मीर को भी। और आज तक अभी जम्मू कश्मीर की जनता को इकट्ठे बैठकर, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं या ह्यूमन राइटिस्ट हैं, वो इकट्ठे बैठकर आज भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर सकते, ना श्रीनगर शहर में कर सकते, ना जम्मू शहर में कर सकते हैं। आज तक जम्मू कश्मीर की 6-7 साल से कोई कैपिटल नहीं है। पहले हम हाथ खड़ा करके कहते थे हम 6 महीने कश्मीर कैपिटल, 6 महीने जम्मू कैपिटल। आज कोई कैपिटल नहीं, जहाज में जहां गवर्नर बैठता है, वहां दस्तखत करता है, वही कैपिटल हमारी बन जाती है। इसलिए जिस तरीके से हमें ये सच्चाई दिखाई दे रही है, झूठ पर झूठ दिखाई दे रहा है, और कारपोरेट ने इतनी यहाँ पर तबाही मचा दी है, जहाँ लूट मार की, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज था, पानी था, जंगल थे, जमीन थी, वो हमारा रेत था, बजरी थी, वो सब जहां से छीनी जा रही है। और हम फिर कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि नहीं, जो उनके फायदे हैं, हालांकि लोगों को नाराजगी दिखाई दे रही है इस बार। जम्मू में शायद जवाब दे दिया है 2 सीटों का लोगों ने। अब 3 सीटें कश्मीर वैली की थी, तीनों पर जो बीजेपी को खड़ी नहीं कर पाई अपने आदमी को, वहां पर अब चालाकियां बरती जा रही है, साजिशें रची जा रही है, कहीं कोई धमाका हो रहा है, कहीं पकड़ो पकड़ी हो रही है। उससे ये होता है कि जो लोगों में बीच में जाने वाले होते हैं उनको रोक दिया जाता है कि नहीं, आज दफा लग गई है, आपने आज जलसा कर सकते हो, आज आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। इस तरीके से शरारतें की जा रही हैं, साजिशें की जा रही हैं, और डेमोक्रेसी का पूरी तबाही की जा रही है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपका जो ये 2 संवाद हमेशा मिलते रहते हैं, ये बहुत बड़ी जरूरत है। मैं पहले बार भी कहा था, इंडिया की जनता के लिए, इस इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी जरूरत है कि जो लोग ठीक सोचने वाले हैं, मजदूर से लेकर ऊपर तक जो लोग सोचने वाले हैं, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी हमारे काले बादल छटने वाले नहीं है, कब हो सकते हैं? अगर हम 4 जून को देख करके समझ भी लें कि थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन जो इन्होंने ताकत बना ली है, अंडर हैंड भी बना ली है, इन्होंने मोहल्लों में भी बना ली है, ये ताकत सोसाइटी को डिस्टर्ब करेगी। धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद खजूरिया जी। हमारे साथ जुड़े हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति, और आजकल तो भारत राज्य समिति हो गई है, उसके महासचिव और लोक जागर अभियान के ये संस्थापक ज्ञानेश बाकुड़कर जी। ज्ञानेश बाकुड़कर जी, पूरे देश में तो जो हो रहा है, हम लोग तो बनारस में हैं और बनारस का प्रतिनिधित्व करते हैं मोदी जी। उन्होंने पहले भी कहा नोटबंदी के लिए कि 50 दिन का हमें मौका दे दीजिए, अगर हम अर्थव्यवस्था नहीं सुधार देंगे तो आज जिस चौराहे पर आप कहिए हम आकर खड़ा हो जाएंगे। और तब से देश के लोग तो चाहे जो करे, बनारस के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं कि किस चौराहे पर आएंगे। आज तक वो जब भी आए तो अपना हवाई मार्ग से आते हैं और अपना सीधे कहीं लैंड करते हैं, भाषण करके चले जाते हैं। आज तक वो किसी के, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा किया कि अब आकर के यहाँ रोड शो करेंगे, और रोड शो के नाम पर बनारस की छोटी बड़ी जितनी भी सड़कें हैं, कम से कम 50-60 किलोमीटर दोनों तरफ से बांस तली लगा करके पूरे बनारस को जाम कर दिया गया, पैक कर दिया गया। और उनकी यात्रा हुई लंका से लेकर के गोदौलिया तक हुआ, करीब 4-4.5 किलोमीटर की उन्होंने अपना रोड शो किया। और काशी विश्वविद्यालय में रुकते हैं, और काशी विश्वविद्यालय में जितनी समस्याएं थी, वहां पर बच्चियों के साथ सीधा उनके साथ बलात्कार किया गया, और जो बलात्कारी थे वो घोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के बच्चे थे, और वो यहाँ से मनोरंजन करके चले गए। उनको ये सुविधाजनक तरीके से मध्य प्रदेश गए और वहां प्रचार करते रहे। उनकी गिरफ्तार जब सब खत्म हो गया, जबकि उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, रोक लिया गया था, और फिर उनकी गिरफ्तारी बाद में होती है। और
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर वहां अनशन पर बैठे हुए हैं, 4 दिन 5 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका यह है कि यहाँ पर बेड की सुविधाएं बढ़ाई जाए और यहाँ पर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है आप उसको, और वही मोदी जी उसी यूनिवर्सिटी कैंपस में उसी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, लेकिन वहां उनको मिलने का समय नहीं मिलता है। और उन्होंने घोषणा कर रखा था कि हम कल, ये गंगा सप्तमी था, तमाम वो क्या करते हैं कि वो ये साइंस दिवस देख करके, और उन्होंने कल के लिए नामांकन तारीख किया था कि एक गंगा सप्तमी था, गंगा अवतरण था, और वो जो जागरण योग और अपना शत्रुघ्नता योग और क्या क्या सारे योग, और उन्होंने कहा था कि माँ गंगा में स्नान करके उनका पूजन करके फिर मैं वहां जाऊंगा और अपना नामांकन करूंगा। लेकिन उन्होंने किया क्या साहब कि वहां से क्रूज आया उनको लेकर के, और उसके बाद जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है बनारस में, यहाँ एक उन्होंने बंदरगाह बनाया है, और उस बंदरगाह से उनका यह कि वहां कलकत्ता से लेकर के यहाँ तक पोर्ट चलेगा, वो जलयान चलेगा, और वह एक बार जलयान चला तो हम जापानी और विदेशियों को लेकर के बनारस से चला और जाकर के छपरा में जाम हो गया, अफरा तफरी मच गई, उन सारे लोगों को हेलीकॉप्टर लगा करके किसी तरीके से उनको हटाया गया। वो उसका जिक्र नहीं कर अपनी उपलब्धि का कि मैंने यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया है, और यहाँ वो क्रूज पर बैठते हैं ये अस्सी के किनारे, और वहां से जल मार्ग से होकर के बाहर निकल जाते हैं, बनारस की सड़कों पर नहीं जाते हैं, और जाते हैं नामांकन करते हैं तो नामांकन भी अधूरा करते हैं, शपथ पत्र उनका अधूरा है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसा हम लोग बार बार कहते हैं कि अब तो उनके लिए एक ही बचा हुआ है कि वहां से 543 वो सीधे प्रमाण पत्र अपना वहां से ले ले और अपना जाकर सरकार बना ले। तो ऐसी हालत में हम किसके ऊपर विश्वास करें? आप तो महाराष्ट्र से हैं, अभी आप नागपुर में हैं, आप तेलंगाना में देख रहे हैं और पूरा देश देख रहे हैं। तो ऐसी हालत में यदि विश्वास का संकट है, हम किस पर विश्वास करें और कैसे विश्वास करें? अशोक बाकुर्जी जी। सभी मान्यवर साथियों को, दोस्तों को, सर आपने सवाल तो बहुत सही किया है कि भाई किस पे विश्वास करें। इन लोगों का विश्वास वगैरह बातों पे ही विश्वास नहीं है जिनकी बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो उनकी निर्मिति है, उनका जन्म समझ लीजिए जिन विचारों से हुआ है, विचारधारा से हुआ है, तो उस विचारधारा का जो है वो पूरा का पूरा जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सब झूठ पे है, झूठ पे आधारित है, इंसानियत पे भरोसा नहीं है उनका। जनतंत्र तो बहुत बाद की बात है। जनतंत्र, ये जो संघ वाला जो है ना, ये संघ ये क्या बोलते हैं, गटर लाइन है ये, और वहां से ये सब निकले हुए, उन्होंने नाम दे दिया उसको, गंगा बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे, चोर को क्या बोलते, विश्वगुरु बोलेंगे, झूठ को सच बोलेंगे, अन्याय को धर्म बोलेंगे, ये तो सब बातें हैं। बंदूक चलाएंगे और उसको शांति बोलेंगे, गांधी जी का खून करेंगे और गांधी जी को ही फिर ये भी बोलेंगे कि प्रातःस्मरणीय है। तो ऐसे झूठे लोगों के बारे में अपन बात कर रहे हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है या हमारी गलतियां ये है या हम उस लायक है, समझ लीजिए देश की जनता, क्योंकि अगर 75 साल हो गए हमारे देश को अभी आजादी मिली हो या जनतंत्र आए हुए, और इनकी सत्ता जब आई तब 10 साल का अगर पीरियड छोड़ दे तो 60-65 साल तो हमारे पास में जनतंत्र है ना, लोकशाही है ना, तो फिर डेमोक्रेसी है ना। तो फिर हमारे लोग क्या कर रहे हैं? मैं उन पे भरोसा करने के बजाय या उनके ऊपर अविश्वास दिखाने के बजाय हम अपने लोगों से सवाल क्यों नहीं पूछते? हम अगर बाबा साहब का नाम लेते हैं, जनतंत्र की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो बाबा साहब का नाम पहले लेते हैं, मगर बाबा साहब करने वाले आठवले जो है वो तो उनके दलाल बने बैठे हुए हैं। हमें सवाल अगर किसी को पूछ रहा है तो आठवले को पूछना चाहिए। हमारे रामविलास पासवान हमारे साथी थे, डॉक्टर सुनीलम जी अभी नहीं है, मगर रामविलास पासवान तो हमारे नेता थे, हम उनके साथ में काम किया। जो आदमी बोलता था कि छोड़िए वो पूरे डायलॉग उनके बताने की जरूरत नहीं है, मगर जो क्या ये जो आरएसएस को, बीजेपी को इतना कोसता था और बोलता था राम राम की बात क्या करते हो, राम तो इधर है, असली राम तो इधर है करके बोलते थे, सिरा ठोक के बोलते थे, वो आदमी उनकी गोद में चला गया था, उनकी चापलूसी करने लग गया था। और उनका बेटा तो क्या है, अभी तो उनका बजरंगबली है बोलते, मैं खुद को मोदी जी का बजरंगबली बोलते। तो ऐसे बातें हैं। नीतीश कुमार की बात करिए, नीतीश कुमार भी हमारे जनता दल वाले हैं, तो नीतीश कुमार भी उनके रथ पे ये हो गए, उनके एक गाड़ी का पहिया बन गए। कहने का मतलब क्या, हमारे महाराष्ट्र की बात करें तो ये तो विचारों का कोई संबंध नहीं, अजित पवार और ये एकनाथ शिंदे, इनका तो कभी दूर दूर से विचारों का कोई सवाल नहीं, विचारधारा का कोई सवाल ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो झूठ बोलते ही है, उनका धंधा ही है,
उनकी पूरी राजनीति ही झूठ पे के आधार पे चलती है। और हम लोगों को जमीनी सवालों से परेशानियां हैं, क्योंकि वो जमीनी सवाल हमें सताते हैं। इन लोगों को तो हवा में रखना है। लोगों को धर्म की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, इसको अवतार ये बोलेंगे, उसको अवतार ये बोलेंगे, जहाज क्या बोलते हैं, रडार की बात, वो सब बातें आपको मालूम है। कहने का मतलब मेरा, इन लोगों को दो तरीके से हराया जा सकता या हटाया जा सकता कि हम समझदार हो जाए। और सबसे पहली बात यह कि अभी जो चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय है, तो एक एक वोट हमारा इनके खिलाफ में जाए। फिर वो ईवीएम क्या करते हैं वो बाद में देखेंगे। वो उसी में अगर हम फंसे हुए रहेंगे ना, तो लोग क्या करते हैं कि अरे फिर तो ये होने वाला है, वो अगर 400 सीटें उनको मिलने वाली है तो हम क्यों यार जाएंगे, हम क्यों उनके खिलाफ में वोटिंग करके दुश्मनी मोल ले। तो ये भी एक नकारात्मक सोच पहले पिछले चुनाव में भी कांग्रेस वालों ने मेरी 2-3 मीटिंगें रखी थी। मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन समर्थक हूं, क्योंकि जनतंत्र पे कांग्रेस का भरोसा है, ऐसा मैं मानता हूं। और सबसे बड़ी पार्टी आज देश में वही है जो बीजेपी को हरा सके। केजरीवाल वगैरह वो नहीं उतरे, वो नहीं है, ठीक है कि उनके अभी वो आ गए कांग्रेस के साथ में, मगर केजरीवाल कोई बीजेपी का पर्याय नहीं बन सकते हैं। वो संघ के लिए हो सकता है, मोदी का पर्याय केजरीवाल बन सकते हैं संघ के लिए, मगर देश के लिए केजरीवाल नहीं बन सकते हैं वो। क्योंकि ठीक है, बाद में अगर बदल जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करेंगे हम, मगर मेन बात हमें ये देखनी होगी कि मैं पॉलिटिकल आदमी भी हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, हमारे एडिटर्स है, हमारे राइटर्स है, हमारे बुद्धिजीवी है, हमारे विचारक जो है, मूवमेंट वाले लोग जो है, तो इन लोगों को प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के बारे में सोचना होगा। मतलब उन्होंने ही लड़ना चाहिए या उन्होंने ही झंडा उठाना चाहिए हाथ में, ऐसा मेरा कहना नहीं है। या हर आदमी झंडा उठाएगा और पॉलिटिकल पार्टी में काम करेगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मगर हम लोगों को ये सोचना होगा कि हमें किस पार्टी को या किस विचारधारा को पहले नंबर पे रखना है। ठीक है कि आपके 100% बातों से आप सहमत नहीं होंगे मेरे साथ में, मतलब किसी पार्टी के साथ में, लेकिन बेस्ट क्या है अभी जो अवेलेबल है, उनमें से बेस्ट क्या है उस पार्टी के, जनतंत्र के लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए और विकास के लिए, प्रगति के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, कृषि के लिए, ये उद्योगों के लिए, इन सब बातों के मामले, ये इन सब बारे में जो गंभीर है पार्टी, मैक्सिमम अपने को दे सकती है बाकी लोगों से। तो उनके साथ में हमें अभी साथ में खड़ा रहना होगा। ये एक अच्छी बात हो गई इस समय में चुनाव में कि पूरे देश में कांग्रेस को लोगों ने, ये एक तरीके से कांग्रेस करके नहीं है, मगर मोदी को हराने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी एक अच्छा पर्याय हो सकता है अभी के लिए, ये लोगों ने मान लिया है। आप एक छोटी सी बात देखिए सर, जब 2 बातें बताऊंगा। अभी तो 2 महीने पहले की बात, जब वोटिंग शुरू होने के पहले कोई नहीं सोचता था इंडिया आघाड़ी के बारे में पॉजिटिवली, कोई सोचता नहीं अरे यार ये क्या हो गया इनका, ये कोई एक दूसरे के साथ नहीं आते। तो कई बड़े बड़े जो विचारक बोलते हैं हम, उन लोगों ने क्या बोला, मुझे हंसी आती थी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल कार्य करता हूँ, माफ करना, मैं किसी का अनादर करना नहीं चाहता हूँ, मेरा ये इरादा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े मीडिया, अपने जो पैरेलल मीडिया है, सोशल मीडिया है ना, उसमें जो बड़े बड़े चैनल वाले विचारक बोलते थे कि क्या है, इन्होंने बैठना चाहिए साथ में, राहुल गांधी कहाँ घूम रहे हैं, इधर उधर पदयात्रा से क्या होने वाला है, अभी तक बोलते थे, पहले भी बोलते थे कि नहीं इससे क्या होगा, मीटिंग लेनी चाहिए, इसको मिलना चाहिए, उसको। अरे भैया वो आपको नहीं समझ रहा है, पॉलिटिक्स में वो जो मैदान में आए ना, देश का गेम अगर बदल गया होगा। तो राहुल गांधी जब पदयात्रा करने लग गए, कई लोगों ने बोला था कि इससे क्या होने वाला है, ये तो 8 दिन में खत्म हो जाएगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने जब पहली पदयात्रा की, उस समय मैंने एक वीडियो किया था राष्ट्र महाराष्ट्र में, उसमें टाइटल ही ये था कि बुद्ध, महात्मा गांधी और राहुल गांधी। तब कई लोगों के, बुद्ध, महात्मा गांधी और राहुल गांधी, तब मुझे कई लोगों ने पूछा कि अरे क्या आपने कुछ भी बोल दिया। मैंने बोला देखो क्या होता है, आज की पोजीशन क्या है, आज गांधी बुद्ध के लाइन में रख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी महात्मा गांधी नहीं बन सकते, ये तो बात पक्की है, नहीं बन सकते, मानता हूं मैं, बुद्ध की तो बात बहुत अलग, बहुत दूर के। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि सकारात्मक तरीके से इन लोगों को आप कैसा ये कर सकते, कैसे रोक सकते हैं, तो ये हमें सोचना होगा। तो राहुल गांधी और इन्होंने भी ये सोचा, तय किया। तो पदयात्रा का रिजल्ट आप देख रहे हैं, दूसरी रैली निकली उनकी, उसका भी रिजल्ट देख रहे हैं, और उसकी वजह से। और दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस वालों ने, उन्होंने किसी को, मतलब ये नहीं किया, ज्यादा किसी का अपमान भी नहीं किया, मगर किसी को झेलने का भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। वो किसी के पीछे नहीं गए कांग्रेस में, वो अपनी जगह पे चलते रहे, अपनी जगह पे काम करते रहे। और उनको मानो, ये मैंने बोला, तब भी मैंने बोला था कि ये बहुत सही कदम है, क्योंकि छोटी सी, नहीं तो ममता बनर्जी उनके टांग में टांग अड़ा थी,
आपने केजरीवाल टांग में टांग अड़ाते थे, अपने नीतीश कुमार